दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल हाई टारगेट में। दोस्तों आज हम देखेंगे सोशल साइंस का टॉप 100 क्वेश्चन जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों यह फाइनल एग्जाम का रिवीजन वीडियो है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को रिवीजन के व्यू से एक बार शुरू से अंत तक जरूर देखें, आपको काफ़ी फायदा होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप लोग बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न कहता है कि मंदार हिल किस जिले में स्थित है। दोस्तों मंदार हिल किस जिले में स्थित है, तो हमारा उत्तर होगा बांका जिला में, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए कहता है कि इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है। दोस्तों कहता है कि इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है। ऑप्शन आपको दिया हुआ है आतंकवाद, बी दिया हुआ है सुनामी, सी दिया हुआ है बाढ़ और डी दिया हुआ है भूकंप। अब बताइए कि इसमें कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो दोस्तों जो आतंकवाद है वो प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये मानव जनित आपदा का उदाहरण है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद आइए तीसरा प्रश्न में। देखिए तीसरा प्रश्न ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए कहता है कि सबसे उत्तम किस्म का कोयला होता है। दोस्तों सबसे उत्तम किस्म का कोयला कौन होता है, यानी कि सबसे अच्छा क्वालिटी का जो कोयला होता है वो कौन सा है। तो दोस्तों हमारा जो उत्तर होगा वो क्या होगा, एंथ्रासाइट, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद आइए चौथा प्रश्न में। देखिए चौथा प्रश्न ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखिए कहता है कि निम्न में से कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है। दोस्तों कहता है कि कौन सी स्थिति है जो लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है। तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है ए में मजबूत जनमत, उसके बाद बी दिया हुआ निरक्षर नागरिक, उसका सी है मजबूत सेंसर बोर्ड और डी दिया गया है नियंत्रित मीडिया और प्रेस। तो दोस्तों इसमें कौन सी स्थिति है जो लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे जरूरी है। तो दोस्तों हमारा उत्तर होगा मजबूत जनमत, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। उसके बाद आइए पांचवा प्रश्न में। देखिए पांचवा प्रश्न ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। कहता है कि सुनामी किस स्थान पर आती है। दोस्तों सुनामी किस स्थान पर आती है, तो आपको पता होगा कि जब समुद्र में भूकंप आता है तो उसको कहते हैं सुनामी, यानी कि सुनामी कहाँ आएगा, तो समुद्र में आएगा। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा समुद्र। उसके बाद आइए छठा प्रश्न में। देखिए छठा प्रश्न ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखिए कहता है कि निम्न में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है। दोस्तों कहता है कि निम्न में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है। दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर होता है पंचायत समिति, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। दूसरा स्तर कौन होता है, पंचायत समिति होता है। उसके बाद आइए सातवां प्रश्न में। देखिए सातवां प्रश्न कहता है कि चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है। दोस्तों चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है। तो दोस्तों जो चावल है वो उष्ण आर्द्र जलवायु का पौधा है, यानी कि हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा उष्ण आर्द्र। उसके बाद आइए आठवां प्रश्न में। देखिए आठवां प्रश्न ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखिए कहता है कि किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया। दोस्तों किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया। तो दोस्तों साइमन कमीशन 1928 ईस्वी में भारत आया था। तो हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा 1928 ईस्वी में। उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए नौवां प्रश्न ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो इसको भी आप लोग ध्यान से समझिए। देखिए कहता है कि निम्न में से कौन सा आधुनिक मुद्रा का एक रूप है। दोस्तों आधुनिक मुद्रा का एक रूप कौन है। तो दोस्तों आजकल जो मुद्रा का सबसे प्रचलन रूप है वो क्या है, तो कागज का नोट है। दोस्तों जो कागज का नोट है वो आज के युग में यानी कि आधुनिक मुद्रा का एक रूप है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा कागज का नोट। इसको आप लोग ध्यान में रखिए, यह बहुत ही आसान सा प्रश्न है। उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए 10वां प्रश्न ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए कहता है कि इनमें से कौन सी राज्य की विशेषता नहीं है। दोस्तों कहता है कि इनमें से कौन सी राज्य की विशेषता नहीं है। तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ ए में जनसंख्या, बी है सरकार, सी है संप्रभुता और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सरकार, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है, सरकार। उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए 11वां क्वेश्चन कहता है कि जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। दोस्तों जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वो देश कहलाता है, तो वह देश कहलाता है विकसित देश, यानी कि हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा विकसित। उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए कहता है
कि इनमें से कौन सा मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है। दोस्तों कहता है कि इनमें से कौन सा मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है। तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है, ए में मुद्रा खुद दिया हुआ है मुद्रा, बी दिया हुआ है जमा, सी दिया हुआ है ड्राफ्ट और डी दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें जो मुद्रा का आधुनिक रूप कौन नहीं है, तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि मुद्रा तो मुद्रा है ही, उसके बाद जमा भी मुद्रा का रूप है, उसके बाद ड्राफ्ट भी मुद्रा का रूप है, यानी कि हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। उसके बाद आइए अगला प्रश्न में, देखिए 13वां प्रश्न, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखिए कहता है कि 95 संस्थापनाएं किसकी रचना है। दोस्तों 95 संस्थापनाएं यह एक पुस्तक का नाम है जो किसके द्वारा लिखा गया है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा मार्टिन लूथर किंग, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, मार्टिन लूथर। उसके बाद आइए अगला प्रश्न में, देखिए 14वां प्रश्न। देखिए कहता है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की। दोस्तों गुटेनबर्ग ने सबसे पहले किस पुस्तक की छपाई की। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा बाइबल, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद आइए 15 नंबर सवाल में, देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए कहता है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था। दोस्तों अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था, तो हमारा उत्तर होगा 1936 में, यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ, तो 1936 में हुआ। उसके बाद आइए अगला प्रश्न में, देखिए 16 नंबर सवाल। कहता है कि परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन का साधन है। दोस्तों परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन का साधन कौन है। तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है, ए में सड़क, बी दिया गया है जल, सी दिया गया है रेल और डी दिया गया है वायु। तो दोस्तों सबसे सस्ता कौन होगा, तो सबसे सस्ता होगा जो जल मार्ग है वो सबसे सस्ता है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा जल। उसके बाद आइए अगला प्रश्न में, देखिए 17वां प्रश्न, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखिए कहता है कि भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। दोस्तों भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, तो दोस्तों सबसे कम प्रति व्यक्ति आय है बिहार का, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। बिहार का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है और सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय है गोवा का है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखें, सबसे ज़्यादा गोवा का है और सबसे कम बिहार का है। उसके बाद आइए 18वां सवाल में, देखिए 18वां सवाल ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखिए कहता है कि हॉलमार्क, दोस्तों क्या कहता है, हॉलमार्क को किस वस्तु के लोगो के रूप में उपयोग किया जाता है। दोस्तों जो लोगो होता है वहां पर हॉलमार्क का प्रयोग किस वस्तु के रूप में किया जाता है। तो दोस्तों हमारा जो उत्तर होगा वो सोने का आभूषण होगा, यानी कि सोने का आभूषण में हॉलमार्क का प्रयोग किया जाता है लोगो के रूप में, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। उसके बाद आइए 19वां प्रश्न में, देखिए 19वां प्रश्न ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखिए कहता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 5 जून को, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद आइए अगला प्रश्न में, देखिए कहता है कि कांवर झील किस जिले में स्थित है। दोस्तों कांवर झील किस जिले में स्थित है, तो दोस्तों कांवर झील है वो बेगूसराय में है। कहाँ है, बेगूसराय में है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। उसके बाद आइए 21वां प्रश्न में, देखिए 21वां प्रश्न ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखिए कहता है कि भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई। दोस्तों भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 1910 ईस्वी में। दोस्तों 1910 ईस्वी में भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की स्थापना हुई, इसको आप लोग याद कर लीजिए। उसके बाद आइए अगला प्रश्न में, देखिए 22 नंबर सवाल। देखिए कहता है कि डॉक्टर मेघा पाटेकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी है। दोस्तों मेघा पाटेकर है वो किस से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है, तो दोस्तों जो नर्मदा बचाओ आंदोलन था उसमें मेघा पाटेकर का एक बहुत बड़ा रोल था। तो हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, नर्मदा बचाओ आंदोलन से। उसके बाद आइए 23वां क्वेश्चन में, देखिए 23वां क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए कहता है कि सर्वप्रथम व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। दोस्तों सर्वप्रथम व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 1969 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। सर्वप्रथम व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो 1969 ईस्वी में किया गया, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए 24वां प्रश्न ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखिए कहता है कि भारत में
सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? दोस्तों भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ स्थित है? तो हमारा उत्तर होगा डिगबोई में, यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। डिगबोई में सबसे पुराना तेल का भंडार स्थित है। उसके बाद देखिए 25वां सवाल, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए कहता है कि भारत में किस खनिज का अभाव है? दोस्तों भारत में किस खनिज का अभाव है? तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है, ए में अबरक, बी दिया हुआ है बॉक्साइट, सी दिया हुआ है लोहा और डी दिया गया है लेड। तो दोस्तों भारत में किस खनिज का अभाव है? तो लेड का अभाव है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 26 नंबर सवाल कहता है यूरोप का मरीज किससे कहा जाता था? दोस्तों यूरोप का मरीज किस देश को कहा जाता था? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा तुर्की को, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता था। उसके बाद आइए 27वां सवाल में। देखिए ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखिए कहता है कि लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था? दोस्तों लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा बिहार में, यानी कि बिहार में लिच्छवी गणतंत्र स्थित था। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए 28वां क्वेश्चन कहता है कि भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था। दोस्तों भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था? तो देखिए आपको ऑप्शन दिया गया है 1934 में, बी दिया गया 1948 में, सी दिया गया है 1967 में और डी दिया गया 1990 में। तो दोस्तों भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था? तो दोस्तों 1934 ईस्वी में आया था, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखिए कहता है कि निम्न में से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है? दोस्तों कहता है कि कौन विदेशी ब्रांड नहीं है, यानी कि वह भारत का ब्रांड है। तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ ए में हुंडई, बी दिया गया है टोयोटा, उसके बाद सी दिया गया है फोर्ड और डी दिया गया है टाटा। तो दोस्तों इसमें से कौन सा ब्रांड है वो विदेशी नहीं है, यानी कि वह भारत का ब्रांड है? तो दोस्तों हमारा जो उत्तर होगा वो क्या होगा? टाटा होगा, यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए 30वां क्वेश्चन कहता है कि सर्वाधिक वर्षा होती है। दोस्तों सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो आप लोग जानते होंगे कि चेरापूंजी और मौसिनराम है, वो दोनों सर्वाधिक वर्षा के लिए प्रसिद्ध है। और अगर आपको ऑप्शन में दोनों दिया हुआ रहे, यानी कि चेरापूंजी भी दिया रहे और मौसिनराम भी दिया हुआ रहे, तो दोस्तों इसमें से सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होता है? तो सबसे ज़्यादा वर्षा होता है मौसिनराम में, यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होता है? तो मौसिनराम में होता है। और अगर आपको ऑप्शन में मौसिनराम नहीं रहेगा तो हमारा उत्तर क्या होगा? चेरापूंजी रहेगा। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में दे दे तो हमारा उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा मौसिनराम। उसके बाद आइए 31वां सवाल में। देखिए 31वां सवाल, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखिए कहता है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? दोस्तों भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 15 मार्च 1950 ईस्वी को। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए 32 नंबर सवाल, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो हमारा उत्तर होगा राजा राम मोहन राय, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद आइए अगला में। देखिए 33 नंबर सवाल कहता है कि 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? दोस्तों कहता है कि 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है या फिर कितनी थी, इस तरह से आपको प्रश्न पूछा जाएगा। तो दोस्तों हमारा उत्तर होगा 61%, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। 15वीं लोकसभा चुनाव में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 61 होगा। उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए 37 नंबर सवाल, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखिए कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो हमारा उत्तर होगा 1885 ईस्वी में। और किसके द्वारा किया गया? तो ए ओ ह्यूम के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो ए ओ ह्यूम के द्वारा 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए 35 नंबर सवाल कहता है कि हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? दोस्तों हिंदुस्तान रिव्यू एक पत्रिका है जिसका प्रकाशन किसने आरंभ किया? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सच्चिदानंद सिन्हा, यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है, सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए 36 नंबर सवाल
कहता है कि 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ। दोस्तों 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ, तो 16वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था 2014 ईस्वी में, यानी कि हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 2014 में 16वीं लोकसभा का चुनाव हुआ। उसके बाद देखिए 37 नंबर सवाल, और दोस्तों ये वीवीआई क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर याद कर लीजिए। देखिए कहता है कि नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था, यानी कि नरेगा जो एक एक्ट आया था उसके अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों का रोजगार देने का व्यवस्था किया गया था, यानी कि कितना दिन रोजगार देने का व्यवस्था है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 100 दिन के लिए, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। उसके बाद आइए अगला प्रश्न में, देखिए कहता है कि इनमें से सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन। दोस्तों सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन है, तो जो NH7 है, यानी कि नेशनल राष्ट्रीय मार्ग संख्या जो 7 है, यानी कि राजमार्ग संख्या 7 है, वो सबसे लंबा राजमार्ग है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, NH7। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए 39 नंबर सवाल, कहता है कि नेपा नगर प्रसिद्ध है। दोस्तों नेपा नगर है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो दोस्तों जो नेपा नगर है वो अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, अखबारी कागज के लिए। उसके बाद आइए अगला प्रश्न में, देखिए कहता है कि पीतल बनाया जाता है। दोस्तों पीतल है वो किसके द्वारा बनाया जाता है। दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि पीतल में क्या होता है, तांबा होता है और जिंक होता है, यानी कि तांबा और जिंक का मिश्रण होता है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, तांबा और जस्ता दोनों से, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। उसके बाद आइए अगला प्रश्न में, देखिए 41 नंबर सवाल, देखिए कहता है कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था। दोस्तों कागज का आविष्कार सबसे पहले किस देश में हुआ था, तो सबसे पहले कागज चीन के द्वारा बनाया गया था, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, चीन। उसके बाद आइए अगला प्रश्न में, देखिए 42 नंबर क्वेश्चन, देखिए कहता है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। दोस्तों भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है, तो जो मुंबई में सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है, तो मुंबई में है। दोस्तों हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि जो मुंबई का बंदरगाह है वो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही होगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए कहता है कि पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था। दोस्तों पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था, तो दोस्तों जो पटना में गोलघर है वो अनाज रखने के लिए अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था, तो अंग्रेजी सरकार के द्वारा बनाया गया था। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, अनाज रखने के लिए। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखिए 44 नंबर क्वेश्चन, कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना कब हुई, तो हमारा उत्तर होगा 1919 में, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद देखिए 45 नंबर सवाल, देखिए कहता है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। दोस्तों ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है, तो ग्राम कचहरी का जो प्रधान होता है वो होता है सरपंच, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है, तो सरपंच होता है। उसके बाद देखिए 46 नंबर क्वेश्चन, देखिए कहता है कि यंग यूरोप का संस्थापक कौन है। दोस्तों यंग यूरोप का संस्थापक कौन है, तो यहाँ पर देखिए यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। दोस्तों यंग यूरोप का संस्थापक कौन था, तो मेजनी था, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए 47 नंबर सवाल, देखिए कहता है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की। दोस्तों गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की, तो हमारा उत्तर होगा 1915 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। साबरमती की स्थापना कब हुआ, साबरमती आश्रम का, तो 1915 ईस्वी में हुआ। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए कहता है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। दोस्तों झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था, यानी कि बिहार से अलग होकर के झारखंड नया राज्य कब बना था। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 15 नवंबर 2000 को, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। उसके बाद आइए अगला प्रश्न में, देखिए 49 नंबर सवाल, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। देखिए कहता है कि 1977 की लोकसभा के चुनाव में किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला था। दोस्तों कह रहा है कि 1977 की लोकसभा के चुनाव में किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा जनता पार्टी को, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा।
उसके बाद देखिए 50वां क्वेश्चन, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। देखिए कहता है कि लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है। दोस्तों यह कथन है वो किसका, यानी कि लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन, यह जो कथन है वो किसका है, तो अब्राहम लिंकन का है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, अब्राहम लिंकन। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए 51 नंबर सवाल कहता है कि सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है। दोस्तों सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित होती है, तो सांप्रदायिक राजनीति है वो धर्म पर आधारित होती है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, धर्म पर। उसके बाद आइए 52 नंबर सवाल में। देखिए 52 नंबर सवाल ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए कहता है कि निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है, यानी कि कौन सा उद्योग है जो कृषि पर आधारित नहीं है। तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है, ए में सूती वस्त्र, बी दिया गया है सीमेंट, सी दिया गया है चीनी और डी दिया गया है जूट वस्त्र। तो देखिए इसमें से कौन सा उद्योग है वो कृषि पर आधारित नहीं है, तो दोस्तों हमारा जो उत्तर होगा वो क्या होगा, सीमेंट होगा, यानी कि सीमेंट उद्योग है वो कृषि पर किसी भी तरह से आधारित नहीं है। उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए तीसरा सवाल कहता सॉरी देखिए 53 नंबर सवाल कहता है कि वार एंड पीस किसकी रचना है। दोस्तों वार एंड पीस किसकी रचना है, तो जो वार एंड पीस है वो लियो टॉल्स्टॉय की रचना है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, लियो टॉल्स्टॉय। उसके बाद देखिए 54 नंबर सवाल, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। देखिए कहता है कि चावल है, दोस्तों चावल है वो कैसा फसल है, तो आप लोग जानते होंगे कि चावल क्या है, तो चावल एक खरीफ फसल है। हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, खरीफ फसल। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न में। देखिए 55 नंबर सवाल कहता है कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है। दोस्तों नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है, तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है, में नियंत्रित अर्थव्यवस्था, बी है उदारीकरण, सी है वैश्वीकरण और डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है, तो नियंत्रित अर्थव्यवस्था को सम्मिलित नहीं किया गया, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही होगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए 56 नंबर सवाल कहता है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन से संसाधन, दोस्तों सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है, ए में मानवकृत, बी है नवीकरणीय, सी है अजैव और डी दिया गया है अनवीकरणीय। तो दोस्तों जो सौर ऊर्जा है वो कैसा संसाधन है, तो नवीकरणीय संसाधन है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही होगा। उसके बाद देखिए 57 नंबर सवाल कहता है कि WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई। दोस्तों WTO की स्थापना किस वर्ष की गई, तो दोस्तों WTO का स्थापना 1995 ईस्वी में की गई। तो हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा 1995 में। उसके बाद आइए 58 सवाल में। देखिए कहता है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई। दोस्तों टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई, तो हमारा उत्तर होगा 1907 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुआ, तो 1907 में हुआ। किसके द्वारा हुआ, तो जमशेदजी टाटा के द्वारा किया गया। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए कहता है कि किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं। दोस्तों किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं, तो हमारा उत्तर हो जाएगा जिमरमैन, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए 60वां सवाल। देखिए कहता है कि इनमें कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है। देखिए संस्थागत वित्त का साधन कौन है, तो देखिए आपको ऑप्शन ए दिया हुआ है, सेठ साहूकार, बी है रिश्तेदार, सी है व्यावसायिक बैंक और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि संस्थागत वित्त का साधन कौन है, तो दोस्तों संस्थागत वित्त का साधन होगा व्यावसायिक बैंक। और कहेगा कि गैर संस्थागत वित्त का साधन कौन है, तो गैर संस्थागत में सेठ साहूकार और रिश्तेदार दोनों आते हैं। उसके बाद देखिए 61 नंबर सवाल, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। देखिए कहता है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, तो देखिए आपको ऑप्शन दिया गया है 1950, बी दिया गया है 1951, सी दिया गया 1952 और डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 1952, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ, तो 1952 ईस्वी में हुआ। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए कहता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ। दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 1930 दांडी यात्रा से, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है।
उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए कहता है निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है, तो आप लोग जानते होंगे कि कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद आइए अगला प्रश्न में, देखिए 64 नंबर सवाल, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए कहता है कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है। दोस्तों प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा, यानी कि विद्युत ऊर्जा है जो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए कहता है कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। दोस्तों संचार का सबसे लोकप्रिय साधन कौन है, तो हमारा उत्तर होगा सार्वजनिक टेलीफोन, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन कौन है, तो सार्वजनिक टेलीफोन है। उसके बाद आइए कहता है कि जवाहर रोजगार योजना लागू हुई। दोस्तों जवाहर रोजगार योजना कब लागू हुई, दोस्तों जवाहर रोजगार योजना 1989 ईस्वी में लागू हुई, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा 1989। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए कहता है कि काली मिट्टी उपयुक्त है। दोस्तों काली मिट्टी है वो किस फसल के लिए उपयुक्त है, तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ ए में कपास के लिए, बी दिया गया है लीची के लिए, सी दिया गया है गेहूं के लिए और डी दिया गया है बाजरा के लिए। तो दोस्तों काली मिट्टी है वो किसके लिए उपयुक्त है, तो कपास के लिए उपयुक्त है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए 68 नंबर सवाल, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए कहता है कि दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है। दोस्तों दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है, तो दोस्तों दाल में सबसे ज्यादा क्या होता है, तो प्रोटीन होता है, यानी कि वह प्रोटीन का पौष्टिक स्रोत है, यानी कि हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन भी हो जाएगा प्रोटीन। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए कहता है कि भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया। दोस्तों भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 2005 में, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। और सबसे पहले कहाँ लागू हुआ, तो राजस्थान में लागू हुआ, इसको भी याद रखिए, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि सूचना का अधिकार सबसे पहले कहाँ लागू किया गया, तो राजस्थान में लागू किया गया। और कब लागू किया गया, तो 2005 में लागू किया गया। उसके बाद आइए अगला प्रश्न में, देखिए कहता है कि भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है। दोस्तों भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है, तो दोस्तों भारत में अभी 19 राष्ट्रीयकृत बैंक है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 19। उसके बाद आइए अगला प्रश्न में, देखिए 71 नंबर सवाल, कहता है कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी का चुनाव चिन्ह क्या है, तो आप लोग जानते होंगे कि कमल का फूल है, किसका चुनाव चिन्ह है, तो बीजेपी का है, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। उसके बाद आइए अगला प्रश्न में, देखिए कहता है कि मानव पूंजी का घटक है। दोस्तों कहता है कि मानव पूंजी का घटक कौन है, देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है, ए में ज्ञान, बी दिया गया है कौशल, सी दिया गया है अनुभव और डी दिया गया है इनमें से सभी। तो दोस्तों मानव पूंजी का घटक कौन कौन है, तो इसमें से सभी ऑप्शन है वो मानव पूंजी का घटक है, यानी कि हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। उसके बाद आइए अगला प्रश्न में, देखिए कहता है कि कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था। दोस्तों कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ, तो दोस्तों कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था इंग्लैंड में, सॉरी जर्मनी में, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, तो जर्मनी में हुआ था, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है, जर्मनी। उसके बाद आइए 74 नंबर सवाल में, देखिए कहता है कि सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था, तो हमारा उत्तर हो जाएगा हम्फ्री डेवी ने, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था, तो हम्फ्री डेवी ने किया था। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। देखिए कहता है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री हैं। दोस्तों नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री कौन है, दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। उसके बाद आइए अगला प्रश्न में, देखिए 76 नंबर सवाल, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। देखिए कहता है कि भारत में वित्तीय वर्ष होता है। दोस्तों भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है, दोस्तों इसको हम बहुत बार आपको बता चुके हैं, कम से कम 2 से 3 बार इसको हम इस क्वेश्चन को बताए हैं। तो जल्दी से इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दे दीजिए कि भारत में वित्तीय वर्ष होता है वो कब से कब तक होता है। तो जल्दी से आप लोग कॉमेंट कीजिए दोस्तों, कॉमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए उसके बाद देखते हैं 77 नंबर सवाल को। देखिए कहता है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। दोस्तों बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं नीला ग्रह, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, नीला ग्रह।
उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए कहता है सूचना का अधिकार अधिनियम कब कानून कब लागू हुआ। दोस्तों सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ, तो दोस्तों हमारा उत्तर होगा 2005 में, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद आइए अगला प्रश्न में, देखिए कहता है वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है। दोस्तों वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है, तो दोस्तों हमारा उत्तर होगा लोकतंत्रात्मक, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, लोकतंत्र। उसके बाद आइए अगला प्रश्न में, देखिए 80 नंबर सवाल, कहता है राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चुनाव चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। दोस्तों कहता है कि राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चुनाव चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा निर्वाचन आयोग द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए 81 नंबर सवाल, देखिए कहता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है। दोस्तों कहता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है। तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ, ए है स्वतंत्रता का अधिकार, बी है समानता का अधिकार, उसके बाद सी है संवैधानिक उपचार का अधिकार, और डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए कहता है टीपू सुल्तान शासक थे। दोस्तों टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे, तो टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद आइए अगला प्रश्न में, देखिए कहता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। दोस्तों कहता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, तो हमारा उत्तर होगा 13 अप्रैल 1919 को, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है, 13 अप्रैल 1919 को। उसके बाद देखिए 84 नंबर सवाल, देखिए कहता है कि निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है। दोस्तों कहा है कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो दोस्तों आपको ऑप्शन दिया हुआ है गंगा, गंडक, कोसी और पुनपुन। दोस्तों बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो कोसी नदी को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद आइए अगला प्रश्न में, देखिए कहता है कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस नगर में हुआ था। दोस्तों कहता है कि सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस नगर में हुआ था। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा पटना में, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, तो पटना में हुआ था। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए कहता है अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया। दोस्तों अंकोर वाट का मंदिर जो कंबोडिया में है उसका निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया, तो हमारा उत्तर होगा सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा सूर्यवर्मन द्वितीय। उसके बाद आइए अगला प्रश्न में, देखिए 87 नंबर सवाल, कहता कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया। दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया, दोस्तों इसका सही उत्तर होगा राजस्थान में, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है राजस्थान। उसके बाद आइए अगला प्रश्न में, देखिए 88 नंबर सवाल, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए कहता है योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना। दोस्तों योजना आयोग को भंग करके कौन सा आयोग बना। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा नीति आयोग, यानी कि योजना आयोग को भंग करके भारत में नीति आयोग को लाया गया। उसके बाद आइए अगला प्रश्न में, देखिए कहता है कि निम्न में से कौन बीमारू राज्य है। दोस्तों कहता है कि कौन बीमारू राज्य है, देखिए 20 से हो गया बिहार, एम से हो गया क्या चीज मध्य प्रदेश, उसके बाद यहाँ पर एम से हो गया मध्य प्रदेश, आर से हो गया राजस्थान और यू से हो गया उड़ीसा। तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है ए में बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और दिया गया है इनमें से सभी। दोस्तों इसमें से तीनों ऑप्शन है वो क्या है, बीमारू राज्य है, यानी कि यहाँ पर अगर आपको राजस्थान यहाँ पर छूटा हुआ है तो राजस्थान भी अगर दिया हो रहा था तो चारों कौन सा राज्य है, तो बीमारू राज्य है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिए। उसके बाद देखिए 90 नंबर सवाल, कहता है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई, तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 1980 में, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद आइए अगला प्रश्न में, देखिए 91 नंबर सवाल, कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 8 मार्च को। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए कहता है कि यूरेनियम का
प्रमुख उत्पादक केंद्र, दोस्तों यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र कहाँ है? तो हमारा उत्तर होगा जादूगोड़ा, यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है, जादूगोड़ा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखिए, कहता है सुनामी कहाँ आती है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन दो बार टाइप हो गया है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? समुद्र में, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही होगा। उसके बाद आइए अगला प्रश्न में देखिए, कहता है लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। दोस्तों लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। इसको आप लोग याद कर लीजिए। उसके बाद आइए अगला प्रश्न देखिए, कहता है किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? दोस्तों किसने कहा कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा एपीजे अब्दुल कलाम, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। उसके बाद आइए अगला प्रश्न में देखिए 96 नंबर सवाल, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए कहता है कि बोल्बिया में जन संघर्ष का प्रमुख कारण था। दोस्तों बोल्बिया में जन संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था? तो वहाँ पानी की कीमत में वृद्धि हो गया था, इस कारण बोल्बिया में जन संघर्ष हुआ था, यानी कि हमारा उत्तर क्या होगा? पानी की कीमत में वृद्धि, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। उसके बाद आइए अगला प्रश्न में देखिए 97 नंबर सवाल, कहता है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए 98 नंबर सवाल, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए कहता है कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? दोस्तों संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में है, हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, पटना। उसके बाद आइए अगला प्रश्न में देखिए 99 नंबर सवाल, देखिए कहता है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दोस्तों वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो आप लोग जानते होंगे कि इसका नारा किसने दिया है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया है। दोस्तों वेदों की ओर लौटो तो स्वामी दयानंद सरस्वती, हमारा उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। उसके बाद आइए अगला प्रश्न में देखिए 100वां सवाल, कहता है कि गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था। दोस्तों गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था, यानी कि गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा जर्मनी में, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है, जर्मनी में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, इसको अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और दोस्तों ये सब प्रश्न को आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर भी पढ़ सकते हैं। तो अगर आप लोग अभी तक मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किए हैं तो जाकर के प्ले स्टोर में हाई टारगेट सर्च कीजिए, आपको एप्लीकेशन है वो सबसे शुरू में ही मिल जाएगा, या फिर आप वेबसाइट पर भी जाकर के पढ़ सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो वहाँ से जाकर के देख लीजिए, या फिर आप लोग गूगल पर sikketarget.com सर्च कीजिए, आपको वेबसाइट मिल जाएगा, या फिर हाई टारगेट भी सर्च करेंगे तो आपको वेबसाइट मिल जाएगा। वहाँ पर आपको पूरा क्वेश्चन आपको अच्छा तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप लोग जाकर के वहाँ पढ़िए और अच्छा तरह से तैयारी कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।